हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। इट्स मी हियर अगेन एंड आज हम इसके फोर्थ पार्ट में हैं, जिसके ऑलरेडी हम तीन सीरीज कर चुके हैं। एक ही पेपर 2023 का हम सॉल्व कर रहे थे, डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, दैट्स वाई हमें इतने पार्ट्स लगे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है जाकर देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे एक पैटर्न पता चलता है, कैसा पेपर है, कैसे क्वेश्चन हैं। तो उसके लिए आप वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 80 पर हैं और आज हम 80 तक हमने कर दिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 81 पर हैं। तो आज हम 100 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन क्यों नहीं दिया आंसर सोचने के लिए। मैं देने की सोच रही थी, बट देन आई थॉट व्हाई टू डू दिस थिंग। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो था अबाउट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव थॉट्स को लेकर के, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट यू टू कंफ्यूज, एंड इसके जो रीजंस थे इसकी वजह से इसको ड्रॉप कर दिया गया। इसके ऑप्शंस और इसके जो वे ऑफ राइटिंग एन आंसर क्या था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया था उसको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले थे। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 82। इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम हमारी ब्रेन के ही होता है, डेफिनेटली हम ब्रेन का काम करते हैं। तो जो हमारे फंक्शनल सिस्टम में कौन सा ऐसा बैटरी ऑफ टेस्ट है या कौन सा टेस्ट है जो इस्तेमाल होता है, तो ये है ल्यूरिया नेबर्स का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, जो कि हमारे फंक्शनल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डायग्नोज करता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 83 देन, विच फॉर्मूला इज अप्लाई टू द टेस्ट, जिसके आइटम डाइकोटमस फैशन में होते हैं, जैसे राइट रॉन्ग या ट्रू फॉल्स। मतलब आपने सही किया तो ट्रू, इसके अलावा आपने कुछ भी किया तो आपको फॉल्स और जीरो मार्क मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, वी यूज KR20 फॉर्मूला। ओके। और पॉलिटस आइटम्स पॉलीमिटस आइटम्स होते हैं, तो उसमें आप क्रॉनबेक अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। क्रेक एंड लोकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो क्लास 11th में भी आपने मेमोरी में पढ़ा होगा, उन्होंने क्या कहा था कि एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करना, डीपली अंडरस्टैंड करना। तो ये सब कोई ऑप्शन वायबल नहीं है, ओनली दिस वर्ड, अ वर्ड एनालाइज्ड फॉर इट्स मीनिंग, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आपको हमसे पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एंड विल क्लियर योर कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 85 इज आस्किंग, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जो पर्सन यूजुअली एक्सेल कर रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ एकेडमिक पोटेंशियल एंड मेक एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, तो वो क्या होगा, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब आप देखो, इसी पेपर में एक और क्वेश्चन अभी ऊपर आया था एनालिटिकल इंटेलिजेंस पे, तो आप देख सकते हो कि एक ही थ्योरी से दो दो क्वेश्चन आए। सो इंटेलिजेंस की कोई भी थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पेपर के लिए। इस बार ट्रायर्की का ये कोई और आ सकती है, इसमें हार्वर्ड गार्डनर की भी आई थी, मैज द फॉलोइंग में आपने देखा हो तो। सो बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट जो है वो ऑफन किससे एसोसिएटेड होता है, लार्ज लेजन्स ऑफ राइट लोब से। कौन सी लोब, पैराइटल लोब। कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, हमारी लेफ्ट साइड जो चीज होती है वो राइट साइड ब्रेन देखती है, एंड राइट साइड जो बॉडी होती है वो लेफ्ट साइड ब्रेन देखती है। तो जब कुछ लिजन हो जाता है, कोई छेद, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर टूट जाता है, कट जाता है, तो वहां पर कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 87। फिगर आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग स्कोर 2437। अब अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखो और आपको मीन दिया हुआ है 4 है, क्योंकि मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 4 ही है यहाँ पर स्कोर की बात करें तो। सैंपल मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर स्कोर में आपको करना है सिग्मा। सिग्मा का साइन है, ठीक है, ठंड के बारे मेरे हाथ नहीं चल रहे, तो ये सिग्मा का साइन है। ऑब्जर्व्ड स्कोर माइनस मीन स्क्वायर का, मीन का स्क्वायर रखना है आपको। मतलब आपको क्या करना है, बारी बारी से 4 - 2, फिर 4 - 4, फिर 4 - 3, फिर 4 - 7, ऐसे आपको निकालना है यहाँ पर। सो इसका मतलब आपका हो गया मीन स्क्वायर माइनस, सॉरी, मीन स्कोर माइनस ऑब्जर्व्ड स्कोर का आपको स्क्वायर करना है। बस ये करा आपने, और उसके बाद नीचे आप लिखोगे n-1, विच इज पॉपुलेशन, जो कि टोटल क्या है, 4 लोग हैं, तो n-1 3 आएगा। एंड ये आप कर सकते हैं, साथ के साथ आपको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि एस कैलकुलेटर मिलता है वहाँ पर, तो कोई ऐसा वरी नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सा है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर। क्या आंसर आएगा, 1.87। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप करिए ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए।
Question number 88 is saying classical test theory, the difficulty level of an item is equivalent to the proportion of examinees in a standardization sample who pass the item. एक क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में जो डिफिकल्टी लेवल होता है आइटम का वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एग्जामिनी के प्रोपोर्शन के जिन लोगों ने भी उसे पास किया है, स्टेटमेंट वन ये कह रही है। ठीक है, जो कि सही है, यही होता है। जिस भी एग्जामिनी ने आंसर सही किया इसका मतलब वो उसका डिफिकल्टी लेवल है। आईआरटी जो मॉडल होता है, ठीक है, concludes that test score are more reliable for individual of average ability and increasing less reliable for those with a very high ability or very low ability। मतलब जो आईआरटी मॉडल होता है, ठीक है, जो आपका आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी होती है बेसिकली, वो हमें ये बताती है कि इंडिविजुअल लेवल का जो एवरेज एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे से करेक्ट हो पाती है रादर देन जो बहुत ज़्यादा कम एबिलिटी के हैं या बहुत ज़्यादा एबिलिटी के हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है। Then question number 89. Which of the following major areas are the areas of assessment in mental state examination? MSE में कौन कौन से areas जो है वो इसमें included होते हैं, तो इसके लिए आपको इसके सारे जो included options हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप उसको समझ पाओ, बता पाओ कि हाँ ये है, आपको याद रहे वो। सो इसमें क्या है? कॉग्निटिव एंड मेमोरी फंक्शंस है, इमोशनल फंक्शनिंग है, फिजिक नहीं है, परसेप्चुअल एरर नहीं है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन है। सो ए बी एंड ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। Question number 890. Arrange the step of test construction in the current sequence. सबसे simplest question of the paper कि test items को जब हम बनाते हैं तो उसका series क्या होता है? Very simple. You first of all define the test. Then you select the scaling method कि क्या scaling method में इसमें लगाओ. Then construct the item, आप item बनाओगे, उसके बाद item को test करोगे, उसके बाद test को revise करोगे कि सही बना है या नहीं बना है, एंड इसके हिसाब से आपका जो पूरा टेस्ट है वो बन जाएगा। राइट? So this is the sequence ECBDA. Chalo. Question number 91 is asking most empirically supported treatments are psychodynamic or humanistic। ज़्यादातर जो empirically supported treatments होते हैं वो psychodynamic होते हैं और humanistics होते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब भी कोई जो चीज़ है जो साइकोडायनेमिक है, किसने दिया था? फ्रॉइड ने दिया था साइकोडायनेमिक। तो वो तो ये बोलते थे ना कि अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या होते हैं, आपके बिल्ट ड्रीम्स क्या होते हैं, और ह्यूमनिस्टिक क्या बोलते हैं कि आपका इनर पोटेंशियल क्या है। तो इसमें से कुछ भी एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल है। सो हाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू? दिस इज फॉल्स। आरसीटीज जो होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, वो रिगार्डेड किए जाते हैं एज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन साइकोथेरेपी रिसर्च। ये सही है। कंट्रोल ट्रायल्स किए जाते हैं तो उसमें साइकोथेरेपीज की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। सो what will be your answer? Your answer will be statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Chalo, now we'll move on to question number 92, asking which symbol is used to indicate unusual detail in Rorschach scoring criteria based on Exner system of scoring। आपको ये पता होना चाहिए कि Rorschach ink block test में Exner का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अनयूजुअल डिटेल, कुछ अजीब सा किसी इंसान को दिखा है, उस चीज़ को जब हमें मार्क करना होता है तो हम किसे मार्क करते हैं? सो फॉर दैट व्हाट वी डू डी एंड डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ठीक है, तो ये सब कुछ सिंबल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे वैसे क्योंकि उन्होंने दिए हुए हैं, तो इसमें आपको कुछ एज सच अंडरस्टैंडिंग का नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। Schizophrenic patients with positive symptoms have a better prognosis for recovery than those these are negative symptoms। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है, उनके चांसेस ये रहते हैं कि जो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं रादर देन जो लोगों का नेगेटिव सिम्पटम है उससे। दूसरा बोल रहा है कि जो डोपामाइन हाइपोथेसिस होती है वो ये स्टेट करती है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? बाय एन अंडर सप्लाई ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब डोपामाइन जो होता है वो कम सिक्रीट होता है, इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया होता है। आप बताओ क्या आंसर है इसका? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पूरी तरह सही है बिकॉज इट इज सेइंग कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो पॉजिटिव सिम्टम शो करता है, वो थोड़ा सा आसान है ठीक करना। बट ये जो है वो गलत है क्योंकि इसका जो है वो
सप्लाई कम नहीं ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 94। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? किसी के बारे में कुछ सोचना, थिंकिंग। ऑब्सेशन मतलब होता है एक्सेसिव थिंकिंग, या जो रोक नहीं सकते हैं, वैसे रेपिटेटिव थिंकिंग को हम बोलते हैं। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो कंटेमिनेशन आप एक ले सकते हैं, कंटेमिनेशन वुड बी देयर। एक्सेसिव चेकिंग नहीं होगा क्योंकि ये कंपल्जन में आ जाएगा, क्योंकि आप कंपल्स करके बार बार उस चीज को कर रहे हो। अगैन परफेक्शनिज्म भी हो सकता है। होर्डिंग होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, तो ये भी एक कंपल्जन है, ये एक एक्टिविटी है। और अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स भी एक ऑब्सेशन है, क्योंकि ये भी आप सोचते हो, बाकी दो चीजें आप करते हो, तो वो कंपल्जन में आता है। ऑब्सेशन, कंपल्शन, जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। सो यू विल गेट ए, सी एंड ई इज योर आंसर। ठीक है, question number 95 is asking, indicate the therapeutic techniques that are based upon principles of classical conditioning। classical conditioning पे कौन कौन सी बेस्ड है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तब हमसे यही बेसिक पूछ जाता है कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो क्लास, कौन कौन सी थेरेपीज है जो क्लासिकल कंडीशनिंग की है, कौन कौन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग की है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होगा आपका? अवर्जन थेरेपी बिल्कुल है। इसके अलावा यू हैव अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, नहीं ये बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है। सॉरी, बिहेवियरल थेरेपी ऑपरेंट कंडीशनिंग का बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। टोकन इकोनॉमीज जो है वो भी है, बट अगेन इसमें लिखा गया है ऑप्शंस इसके अलावा कोई है नहीं, तो इसलिए हम लेंगे इसको। सो यू, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन विल बी देयर, एंड फ्लडिंग भी इसी के होता है। तो ए डी ई इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि एवर्जन थेरेपी उसमें आता है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन आता है, जो उसमें हम सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करते हैं ना इंडिविजुअल को, उसकी हम बात करते हैं। और फ्लडिंग होता है कि एकदम से हम उस इंसान को उस चीज़ में घुसा देते हैं या उसमें डाल देते हैं जहाँ पर उसको डर लग रहा है, जैसे हाइट से डर लग रहा है उसको धक्का दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है। इसके अलावा बाकी जो दो चीज़ें हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्वेश्चन में आते हैं। Okay, statements question. Many people who suffer recurrent panic attacks developed agoraphobia because they fear that they will have attack in public। उनको लगता है कि उन्हें सिचुएशन में जो है अटैक आ जाएगा, इसलिए वो लोग डरते हैं। तो जिन्हें पैनिक अटैक आता है उन्हें एगोराफोबिया हो जाता है। देन दे आर सेइंग कि जो पैनिक अटैक है वो हमें नींद में भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो दोनों करेक्ट है। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही लिखी हुई है। Next, we will move on to question number 97, and it is asking, which of the following interviewing skills is intended to help clients change their self-defeating behavior? खुद का सेल्फ डिपीटिंग बिहेवियर को चेंज करने के लिए कौन सी इंटरव्यूइंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है? सोचो सोचो फटाफट, एक सेकंड में सोचो और बताओ। यस, दिस इज डिस्प्यूटिंग। अपनी थॉट्स को डिस्प्यूट करना। अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, अच्छा तू जाना नहीं चाहती या वो नहीं जाना चाहता, ऐसे ऑपोजिट क्वेश्चंस, डिस्प्यूटिंग क्वेश्चंस करते हैं तो खुद का सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, which among the following is a type of closed ended question in a clinical interview? Examples है, tell me about your problem, what kind of recreational activities do you prefer, what kind of cards do you like, is your father strict? Very simple question। कौन सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका कुछ और आंसर नहीं हो सकता? क्या इसको यस और नो में दे सकते हो? नहीं, नहीं, नहीं। इसका बस एक ही ऑप्शन है, इज योर फादर स्ट्रिक्ट, यस और नो। पूछा नहीं है कैसे स्ट्रिक्ट है क्या है, तो ये ओपन एंडेड है। अगर होता है ऐसे कि भाई आपके फादर्स कैसे, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, क्या पसंद है क्या नहीं है, क्या प्रेफर करते हो क्या नहीं करते हो, तो वही ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। क्लोज एंडेड वो है जहां पर एक स्पेसिफिक आंसर है, उन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ आंसर देना है। Question number 99. A random sample in which two or more subsamples are represented according to some predetermined proportion। पहले से आपने प्रोपोर्शन डिफाइन किया हुआ है कि इतना परसेंटेज इतना मुझे लड़कियों का चाहिए, या इतनी लड़के चाहिए, इतनी लड़कियां चाहिए, या इतनी मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, या इतने इस पॉपुलेशन के चाहिए, एज के चाहिए, उसके चाहिए। उस तरह की पॉपुलेशन में जब सेम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को हम लेते हैं तो उसे हम कौन सी सैम्पलिंग कहते हैं? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपने एक रैंडम सैंपल में स्ट्रैटिफिकेशन किया है इन द सेम प्रिपरेशन एज दे एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। जैसे मैं बोलूँ मेरी क्लास में 60% लड़कियां हैं, तो मैं बोलूंगी मेरे जो सैंपल है उसमें 10 लड़कियां हों, 10 बच्चे होंगे, तो उसमें से 6 लड़कियां होनी चाहिए और 4 लड़के। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोपोर्शन जो है मेरी क्लास का, उसके हिसाब से उसमें 60 लड़कियां और 40 लड़के।
तो वो प्रोपोर्शन मुझे सेम रखना है, तो इट विल बी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मैंने सैम्पलिंग के अंदर स्ट्राटास बना दिए एंड वो सेट सेट है। कैसे सेट है? मेरी पॉपुलेशन के हिसाब से सेट है। समझ आया? ठीक है, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Now we have the last question, question number 100. Individuals with paranoid personalities tend to be grandiose, entitled and self-centered. जिनकी paranoid personality होती है उनमें ये सब चीजें होती हैं, entitled होते हैं, self-centered होते हैं, grandiose होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं. Individual with narcissist personality are aloof, emotionally cold, display unjustified suspiciousness, jealousy, fear of injury. ऐसा होता है. अब बताओ आप, सोच लिया होगा आंसर। तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पैरानॉइड की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है और नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। नार्सिसिस्ट वाले लोग होते हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, एंटाइटल, ग्रैंडियोस, सेल्फ सेंटर्ड समझते हैं, और पैरानॉइड वाले जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा डाउट रहता है, सस्पिशियस होते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन उल्टी पुल्टी की हुई है। तो ये यहाँ पे हमारा जो पेपर है कंप्लीट हो चुका है फाइनली 75 क्वेश्चंस का। वी डिड इट। Hope you like the video. Hope we solved all your doubts and hope आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको जो भी और डाउट्स आए हैं आप प्लीज़ रीच आउट कर सकते हैं हमको। सीयूएट पीजी के लिए हम एक क्रैश कोर्स भी निकालने जा रहे हैं। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में रीच आउट कर सकते हैं या किसी भी थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज हु आर राइटिंग सीयूएट पीजी एग्जाम दिस ईयर एंड आई होप you clear at once, and anything you need to know, we are there to help you. All the psychology aspirants which are out there, so take good care of yourselves. Bye bye, tata, take good care of yourselves.